स्वागत है। आज हम आईफोन की इस पूरी यात्रा को ज़रा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। 2007 में जब ये पहली बार आया था, तब से लेकर भविष्य में क्या हो सकता है इसके अनुमानों तक हमारे पास एक दिलचस्प सोर्स है जिसका टाइटल है आईफोन विकास और भविष्य। हाँ। ये सोर्स दिखाता है कि कैसे हर नया मॉडल कुछ ना कुछ नया लेकर आया। तो हमारा मकसद है कि हाल के मॉडलों से शुरू करें और फिर आने वाले आईफोन 17 सीरीज तक के जो मुख्य बदलाव हैं उनको समझें, उनके पीछे की सोच क्या है। बिल्कुल, ये सफर देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तकनीक वाकई बहुत तेजी से बदल रही है ना? हाँ, बहुत तेजी से। 2023 के आईफोन 15 से बात शुरू करते हैं। सोर्स बताता है कि इसमें टाइटेनियम बॉडी थी, USB-C पोर्ट आया और वो शक्तिशाली A17 प्रो चिप। टाइटेनियम और USB-C तो ठीक है, बड़े बदलाव थे, लेकिन ये A17 प्रो चिप इसने असल में यूजर के लिए क्या बदला, मतलब सिर्फ तेज होने के अलावा? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है। सिर्फ तेज होना ही काफी नहीं होता है ना? A17 प्रो चिप सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं थी, ये कुशलता मतलब एफिशिएंसी के बारे में भी थी। इसने बेहतर ग्राफिक्स दिए, खासकर अगर आप गेमिंग करते हैं, और जो AI वाले काम होते हैं फोन पे, हाँ। उन्हें ज्यादा अच्छे से संभाला। टाइटेनियम ने फोन को हल्का बनाया और ज्यादा मजबूत भी। रोज हाथ में पकड़ने में और टिकाऊपन दोनों लिहाज से ये अहम है। और USB-C, अरे ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम था, सिर्फ एप्पल के लिए नहीं, पूरी टेक इंडस्ट्री के लिए। इससे चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका आ गया। जिनके पास कई डिवाइस हैं उनके लिए तो बहुत ही सुविधाजनक हुआ ये। हाँ, वो तो है। तो ये सारे बदलाव मिलके मतलब रोज का इस्तेमाल ज्यादा आसान और बेहतर बनाते हैं, चाहे वो चार्जिंग हो, ऐप का चलना हो, या फोन हाथ में कैसा फील होता है। हाँ, USB-C का आना तो वाकई एक बड़ा माइलस्टोन था। वो यूरोपियन यूनियन का दबाव भी था शायद। हाँ, उसका भी असर था। अच्छा, फिर 2024 में आईफोन 16 सीरीज। सोर्स के मुताबिक इसमें A18 या A18 प्रो चिप थी, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, पेरिस्कोप जूम लेंस और टाइटेनियम डिजाइन जारी रहा। यहाँ तो कैमरा अपग्रेड्स पर जोर साफ दिख रहा है। बिल्कुल। ये 48 MP सेंसर और पेरिस्कोप जूम, ये फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए तो बड़े अट्रैक्शन रहे होंगे। हाँ, निश्चित रूप से। 48 MP सेंसर का मतलब है तस्वीरों में ज्यादा बारीकी, ज्यादा डिटेल, जो कम रोशनी में फोटो लेते समय या फोटो को बाद में क्रॉप करते हैं ना, तब बहुत काम आती है ये चीज। अच्छा। और ये बेहतर डिजिटल जूम की गुंजाइश भी देता है। और पेरिस्कोप जूम, हाँ, ये ऑप्टिकल जूम के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण तरक्की है। देखिए, पारंपरिक जूम लेंस फोन को मोटा बनाते हैं, हाँ। लेकिन पेरिस्कोप डिजाइन फोन को पतला रखते हुए भी ज्यादा दूर तक साफ ऑप्टिकल जूम करने की क्षमता देता है। अच्छा। इससे आप दूर की चीजों की तस्वीरें बिना क्वालिटी गिराए ले सकते हैं। ये पहले स्मार्टफोन्स के लिए एक बड़ी चुनौती थी। और जाहिर है इन बेहतरीन कैमरा फीचर्स को संभालने के लिए और इमेज प्रोसेसिंग को और बेहतर करने के लिए वो A18 चिप्स ने ज़रूरी ताकत दी होगी। इसमें जो बात खास है वो ये है कि स्मार्टफोन फोटोग्राफी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों लेवल पर लगातार इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वो प्रोफेशनल कैमरास को टक्कर देने लगी है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि फोन कैमरे कहां से कहां पहुंच गए हैं। हाँ। अच्छा, इसके बाद सोर्स 2025 की शुरुआत में आईफोन 16E का जिक्र करता है। हाँ। इसे एक बजट मॉडल कहा जा रहा है, पर इसमें भी 48 MP कैमरा, A18 चिप और USB-C होने की बात है। ये थोड़ा हैरान करता है। आमतौर पर तो E या SE मॉडल थोड़े पुराने स्पेक्स के साथ आते हैं ना? हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। तो क्या ये सिर्फ एक सस्ता फोन है या एप्पल की स्ट्रैटेजी में कोई बड़ा बदलाव है? क्या लगता है? ये वाकई एक गौर करने वाली रणनीति लगती है। ई मॉडल का मकसद तो ज्यादा किफायती होना ही होता है। अगर सोर्स की जानकारी सही है तो 48 MP कैमरा और लेटेस्ट A18 चिप जैसी प्रीमियम सुविधाएं इस मॉडल में देना, ये एप्पल की पहुंच उन ग्राहकों तक बढ़ा सकता है जो ई फ्लैगशिप की पूरी कीमत नहीं देना चाहते, हाँ। पर फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस और शानदार कैमरा चाहते हैं। ये प्रीमियम अनुभव को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका हो सकता है। शायद जो मिड रेंज में कंपटीशन बढ़ रहा है उसका जवाब हो ये। अच्छा, ये भी हो सकता है। और USB-C को जारी रखना भी जरूरी है, स्टैंडर्डाइजेशन और उपभोक्ता की सुविधा के लिए। इससे ये सवाल जरूर उठता है, क्या एप्पल अपनी प्रोडक्ट लाइनअप को लेकर कुछ नई दिशा में सोच रहा है? क्या वो अलग अलग प्राइस पॉइंट पर ज्यादा अग्रेसिव होने की कोशिश कर रहा है? ये दिखाता है कि बाजार के हर हिस्से के लिए सही प्रोडक्ट बनाने की चुनौती कितनी जटिल है। यह फ्लैगशिप फीचर्स को ज्यादा एक्सेसिबल बनाना। चलिए अब आते हैं सबसे ताज़ा अनुमानों पर। आईफोन 17 सीरीज, जिसके सितंबर 2025 में आने की उम्मीद है। यहाँ तो भाई बहुत कुछ नया होने की बात कही जा रही है। सोर्स बताता है A19 या A19 प्रो चिप्स, सभी मॉडलों में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले,
8K वीडियो रिकॉर्डिंग और एक बिल्कुल नया अल्ट्रा थिन iPhone 17 एयर मॉडल भी। हाँ, ये तो वाकई बड़े अपग्रेड लग रहे हैं, खासकर वो 120 हर्ट्ज डिस्प्ले सभी मॉडलों में आना। यदि ये अनुमान सच साबित होते हैं तो ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण अपग्रेड होंगे। ये 19 चिप्स प्रदर्शन को और आगे ले जाएंगे और शायद ऊर्जा की खपत में भी और बेहतर होंगे। 120 हर्ट्ज प्रोमोशन डिस्प्ले अगर ये सचमुच स्टैंडर्ड और प्रो दोनों मॉडलों में आता है तो ये यूजर एक्सपीरियंस में एक बहुत बड़ा सुधार होगा। हाँ, अभी तो सिर्फ प्रो में है। हाँ, अब तक ये सुविधा सिर्फ प्रो मॉडलों तक ही सीमित रही है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट से स्क्रोलिंग, एनिमेशन, गेमिंग सब कुछ बेहद स्मूथ लगता है। फोन इस्तेमाल करने में ज्यादा नेचुरल और तेज लगता है। अच्छा, जहां तक 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की बात है, ये कंटेंट क्रिएटर्स और उन लोगों के लिए बहुत आकर्षक होगा जो भविष्य के लिए उच्चतम क्वालिटी का वीडियो सहेजना चाहते हैं। लेकिन 8K वीडियो फाइल्स तो बहुत बड़ी होंगी। इसके लिए ना सिर्फ ज्यादा स्टोरेज चाहिए होगी, हाँ, बल्कि उन्हें एडिट करने के लिए भी तो काफी प्रोसेसिंग पावर लगेगी, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। शायद यहीं A19 चिप्स की असली ताकत दिखेगी फिर। बिल्कुल, 8K वीडियो के लिए बहुत ज्यादा स्टोरेज की जरूरत होगी। हो सकता है एप्पल को बेस स्टोरेज बढ़ाना पड़े या ऊंचे स्टोरेज विकल्प देने पड़े। और जैसा आपने कहा, इन फाइल्स को फोन पर एडिट करने के लिए A19 चिप्स की जो एडवांस प्रोसेसिंग क्षमताएं हैं, उनकी जरूरत होगी। ये आम यूजर के लिए शायद अभी उतना जरूरी ना हो, लेकिन प्रोफेशनल या सेमी प्रोफेशनल यूजर्स के लिए ये एक बड़ा कदम हो सकता है। समझ गई। पर इस पूरी iPhone 17 सीरीज में ये एयर मॉडल सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है मेरा। हाँ, वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सोर्स के मुताबिक अल्ट्रा थिन डिजाइन, सिलिकॉन कार्बन बैटरी तकनीक, हॉरिजॉन्टल कैमरा लेआउट, बेहतर कूलिंग सिस्टम और मेड इन इंडिया प्रोडक्शन। बाप रे, एक ही मॉडल में इतने सारे नए पहलू। हाँ, काफी कुछ है। चलिए इन्हें एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अल्ट्रा थिन डिजाइन तो ठीक है, पतला फोन हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन ये सिलिकॉन कार्बन बैटरी, ये क्या चीज है और क्यों जरूरी है? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो iPhone 17 एयर कई संभावित तकनीकी सफलताओं का संगम हो सकता है। अल्ट्रा थिन डिजाइन हमेशा प्रीमियम लगता है, लेकिन चुनौती होती है इसे बिना बैटरी लाइफ या मजबूती से समझौता किए हासिल करना। हाँ, सही बात है। यहीं पर सिलिकॉन कार्बन बैटरी तकनीक की भूमिका अहम हो जाती है। जो पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियां हैं, उनकी तुलना में सिलिकॉन कार्बन एनोड वाली बैटरियां ज्यादा ऊर्जा घनत्व मतलब एनर्जी डेंसिटी दे सकती हैं। अच्छा, उसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि या तो उतनी ही साइज की बैटरी ज्यादा देर तक चलेगी, ओके, या फिर उतनी ही कैपेसिटी वाली बैटरी को और छोटा और हल्का बनाया जा सकता है। हाँ जी। इससे वो अल्ट्रा थिन डिजाइन बनाना संभव हो पाता है बिना बैटरी लाइफ को कम किए। अरे वाह, ये बैटरी टेक्नोलॉजी में एक बड़ा कदम हो सकता है। शायद चार्जिंग स्पीड को भी बेहतर करे ये। अच्छा, तो पतले डिजाइन के साथ बेहतर बैटरी लाइफ का कॉम्बिनेशन वो संभव हो सकता है इस नई तकनीक से। ये तो कमाल की बात होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। और ये हॉरिजॉन्टल कैमरा लेआउट, मतलब कैमरे को लिटा दिया। अभी तक हमने वर्टिकल या डायगोनल अरेंजमेंट देखे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? सिर्फ डिजाइन बदलने के लिए या कोई तकनीकी वजह भी है? हॉरिजॉन्टल कैमरा लेआउट के पीछे कई वजह हो सकती हैं। एक तो ये सिर्फ एक डिजाइन चॉइस हो सकती है, फोन को एक नया अलग लुक देने के लिए। दूसरा, ये अंदर के कंपोनेंट्स की जमावट से जुड़ा हो सकता है। शायद नई बैटरी तकनीक या बेहतर कूलिंग सिस्टम को जगह देने के लिए कैमरा मॉड्यूल को घुमाना पड़ा हो। तीसरा, और शायद सबसे दिलचस्प, ये किसी नई कैमरा तकनीक या सेंसर के लिए जरूरी हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि जब फोन को लैंडस्केप मोड में पकड़ा जाए, मतलब आड़ा करके, जैसा वीडियो रिकॉर्डिंग के समय अक्सर होता है, हाँ, तो ये लेआउट वाइड या अल्ट्रा वाइड लेंसेज के लिए बेहतर परिणाम देता हो, या ये अर्गोनॉमिक्स मतलब पकड़ने की सुविधा से भी जुड़ा हो सकता है। अच्छा, यानी सिर्फ लुक नहीं, फंक्शनल कारण भी हो सकते हैं। बिल्कुल। और फिर जिक्र है बेहतर कूलिंग सिस्टम का। क्या A19 चिप्स और 8K रिकॉर्डिंग जैसी चीजें इतनी गर्मी पैदा करेंगी कि मौजूदा कूलिंग सिस्टम काफी नहीं होगा, खासकर इतने पतले फोन में? ये बहुत संभव है। जैसे जैसे प्रोसेसर ज्यादा शक्तिशाली होते जाते हैं और फोन ज्यादा डिमांडिंग काम करते हैं, जैसे 8K वीडियो प्रोसेस करना या हाई ग्राफिक्स वाले गेम खेलना, वो ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं। हाँ, फोन गर्म हो जाते हैं। हाँ, अगर इस गर्मी को ठीक से बाहर नहीं निकाला गया तो फोन की परफॉर्मेंस अपने आप कम हो जाती है। उसे थर्मल थ्रॉटलिंग कहते हैं। या फिर फोन हाथ में पकड़ने में भी गर्म लगता है। सही। एक बेहतर कूलिंग सिस्टम, चाहे वो कोई नया वेपर चैम्बर हो या कोई और तकनीक, फोन को ज्यादा देर तक अपनी पूरी क्षमता पर काम करने में मदद करेगा। और अल्ट्रा थिन डिजाइन में कूलिंग हमेशा एक चुनौती होती है,
क्योंकि गर्मी निकलने के लिए जगह कम होती है, तो एक एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम इस तरह के डिवाइस के लिए जरूरी हो जाता है। समझ गए। पतलेपन और पावर को साथ लाने के लिए बेहतर कूलिंग जरूरी है। और आखिर में सोर्स मेड इन इंडिया प्रोडक्शन का जिक्र करता है। ये सिर्फ असेंबल्ड इन इंडिया से अलग कैसे है? क्या ये भारत में एप्पल के निवेश का एक बड़ा संकेत है? हाँ, ये एक काफी महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। एप्पल पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे अपने उत्पादन को चीन से बाहर फैला रहा है और भारत इसमें एक प्रमुख जगह बनकर उभर रहा है। असेंबल्ड इन इंडिया का मतलब होता है कि पुर्जे कहीं और से आते हैं और उन्हें भारत में बस जोड़ा जाता है। अच्छा। लेकिन मेड इन इंडिया का मतलब इससे ज्यादा गहरा हो सकता है। शायद कुछ जरूरी कंपोनेंट्स का निर्माण भी यहीं स्थानीय स्तर पर हो। इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, जैसे सप्लाई चेन के जोखिमों को कम करना, भारत के बड़े और बढ़ते हुए बाजार का लाभ उठाना, या फिर भारत सरकार जो उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दे रही है, जैसे वो PLI स्कीम, उसका फायदा उठाना। इसका असर फोन की लागत पर, उपलब्धता पर और शायद दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूशन पर भी पड़ सकता है। मतलब ये काफी बड़ा कदम है। हाँ, इसमें जो बात ध्यान देने लायक है वो ये है कि एप्पल सिर्फ टेक्नोलॉजी और डिजाइन में ही नहीं, बल्कि अपनी ग्लोबल प्रोडक्शन और सप्लाई चेन की रणनीतियों में भी बड़े और अहम बदलाव कर रहा है। ये सिर्फ फोन बनाने के बारे में नहीं, बल्कि कहाँ और कैसे बनाने के बारे में भी है। तो कुल मिलाके हमने देखा कि आईफोन का सफर कैसे लगातार आगे बढ़ रहा है। आईफोन 15 में टाइटेनियम और USB-C जैसे बुनियादी बदलावों से शुरुआत हुई। फिर आईफोन 16 ने कैमरा क्षमताओं को, खासकर जूम को, नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आईफोन 16e एक संभावित रणनीति बदलाव का संकेत देता है, प्रीमियम फीचर्स को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का। सही है। और अब आईफोन 17 सीरीज के साथ हम डिस्प्ले में बड़े सुधार, 8K रिकॉर्डिंग जैसी प्रो लेवल क्षमताएं और खास तौर पे आईफोन 17 एयर में वो अल्ट्रा थिन डिजाइन, क्रांतिकारी बैटरी तकनीक और भारत में उत्पादन जैसे बड़े बदलावों की उम्मीद कर रहे हैं। ये विकास वाकई बहुत तेजी से हो रहा है। बिल्कुल, ये पूरी यात्रा दिखाती है कि इनोवेशन यानी नई खोज की रफ्तार थम नहीं रही है। कुछ बदलाव धीरे धीरे होते हैं, जैसे हर साल प्रोसेसर का थोड़ा और बेहतर होना या कैमरे में लगातार सुधार। ये एक क्रमिक विकास है। हाँ, तो ये छोटे निरंतर सुधार और कभी-कभी आने वाली बड़ी तकनीकी छलांगें दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट को लगातार विकसित करती हैं और बाजार में प्रासंगिक बनाए रखती हैं। हर नई पीढ़ी पिछली कमियों को दूर करती है और कुछ नया जोड़ती है। इस सारी जानकारी को समेटते हुए और ये देखते हुए कि बदलाव कितनी तेजी से आ रहे हैं, न सिर्फ फीचर्स में बल्कि एयर जैसे नए फॉर्म फैक्टर, सिलिकॉन कार्बन जैसी नई अंदरूनी तकनीकें और भारत जैसे नए उत्पादन केंद्रों का उभरना एक सवाल मन में आता है। इन सब अनुमानित विकासों के बाद स्मार्टफोन के डिजाइन या उसकी फंक्शनैलिटी में अगला मौलिक बुनियादी बदलाव क्या हो सकता है? ऐसा कुछ जो इन अनुमानों से भी आगे जाए। क्या फोन का कोई ऐसा पहलू है जो पूरी तरह से बदलने की कगार पर हो सकता है? मतलब सिर्फ पतला या तेज होने से परे कुछ एकदम अलग। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प बिंदु है ना?